आपके वोट्स पर निर्भर नहीं करती। 1.5 महीने पहले डिक्लेयर हो जाता है फ्रांस में कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर या हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी को पार्टी में आने के लिए वहां से कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। अब गोरक्षा के आप सवाल लो, अपन बहुत हिंदू 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 गजाते हैं। 1913 से लेकर अभी तक जो बोलना हो सो बोलते हैं हिंदुइज्म के बारे में, सच्चा झूठा। गाय को नहीं बचा पाए। देयर इज अ बिग इंटरनेशनल लॉबी कि जो मोरारजी देसाई को भी नहीं करने दिया, विनोबा जी के उपवास को भी नहीं करने दिया, और आज नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ने स्वाधीनता लेने के समय जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखे हैं, जो लखनऊ में बंद पड़े हैं, वो सब हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हम बिल्कुल तय नहीं कर सकते हैं। और वो मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IMF दोनों के 31 साल तक चीफ एडवाइजर और डायरेक्टर के बिल्कुल नीचे का व्यक्ति डेविसन बूधो नाम का एक था, और उसने 31 साल के बाद रेजिग्नेशन दिया। 100 पन्ने का वो रेजिग्नेशन लेटर है। सरकार ने जब तक कर लिया, उनको जेल में डाल दिया, सब हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें आती है। हम गांधी विनोबा के हैं, आश्रम में रहते हैं और इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, इसलिए। और मेरे पास आप में से किसी को भी चाहिए, इनफ वॉज इनफ की नोट्स है। वो कहता है कि ये दोनों संस्थाओं ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी संस्थाओं ने केवल देशों को गुलाम बनाने का एक ही काम किया है। एक भी देश की एक भी पॉलिसी सरकार नहीं बना सकती है, ना इधर एग्रीकल्चर की ना इकोनॉमिक्स की। तो ये दूसरा पॉइंट है कि अपन स्वाधीन देश के नाते और स्वाधीन चिंतकों के नाते ये इंटरनेशनल जो कैमोफ्लेज है, षड्यंत्र है, उसमें से अपनी सरकार को कैसे बचा सकते। सरकार को मदद करो कि न करो, पर सरकार को बचाओ कि अगली सरकार जो बने वो नहीं मानेगी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं मानेगी। मानना ही पड़ता है। डंकल इज नॉट अवर अंकल, ऐसा दिल्ली में कितने पोस्टर लगे थे, फिर भी डंकल को मानना पड़ा। टाटा ने कोलोक्वियम किया था कि इस पॉलिसी को करें कि नहीं। मैं गई थी उस कोलोक्वियम बोलने के लिए, मेरी 100 आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ भी टाटा ने वो पॉलिसी मानने की। कहने का मतलब है कि हम विचार करने वाले भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम मीडिया के द्वारा हमारा ज्ञान लेते हैं। ऐसे ओरिजिनल जो होते हैं, जो कहते हैं कि मेरे जैसा, डेविसन बूधो ने लिखा है कि जैसे टॉल्स्टॉय कहता था कि उत्पत्स्यते कोऽपि मम समान धर्म, ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरी ये बात आप देश वाले कोई नहीं सुनेंगे, पर 2-4 पीढ़ी के बाद भी अगर कोई स्वतंत्र दिमाग वाला आएगा तो वो दुनिया को बदल देगा, मेरा ये पढ़ के। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास मीडिया वाला दिमाग है कि स्वतंत्र दिमाग है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, हमारे वेदों में लिखा है, अक्षय मां दिव्य कृषिमित कृषस्व। खेती करके जो मिलता है आपके मेहनत का मिलता है, और तुम दिव्य पुरुष हो तो तुम खेती के तरफ जाओ और जुगाड़ की तरफ मत जाओ, अनअर्न्ड इनकम की तरफ मत जाओ। ये बात बुद्ध भगवान ने भी कही थी, अदत्ता दान शब्द कहा था उन्होंने। महावीर स्वामी ने भी कहा था। हर धर्म के हर मुख्य व्यक्ति ने कहा है कि अपना धन खुद कमाओ, अनअर्न्ड इनकम के पीछे मत जाओ, स्वार्थ के लिए, अपने लिए। दान कोई देता है तो लेना अलग बात है। तो आप ये सोचो, आज आपके सबके हाथ में मोबाइल है, और आपके बच्चे जो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ना फुगट का चाहते हैं, सब आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर से कमा लेते हैं रोज का। आप सर्वोदय के हो कि कहीं के भी हो, आपके बच्चे मोबाइल के द्वारा जुगाड़ खेलता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, बैंकिंग कहा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है, मॉनिटरी थियरी कहना जाता है, वो सब अपनी आंखों पर नजरबंदी करने के लिए है, और उसी पर हमारा एजुकेशन चला है। मैं माँ बाप हूँ समझो, अब मेरे बच्चे हैं 2-4, नहीं है, भगवान की कृपा से मैंने शादी नहीं की है, पर होते तो हिंदुस्तान का माँ बाप मोस्ट वल्नरेबल है कि मेरे बच्चों के लिए मेरा पैसा दे दूँ, मेरे सब बंगले बेच डालूँ, मेरा अमुक कर डालूँ, धमुक, मेरा बच्चा है।
उसने माँ बाप का बुढ़ापा भी बिगाड़ दिया, ओल्ड एज होम में उनको जाना पड़ा, पैसा भी गया, और दुख का सागर उनको भेंट में मिला बच्चों की तरफ से। और कितना ज्यादा बच्चों क्या क्या करते हैं, माँ बाप को आपको कहने की जरूरत नहीं, पेपरों में रोज आता है। हम पेपर नहीं पढ़ते, विनोबा आश्रम में हम पेपर नहीं पढ़ते, हम मीडिया से हमारा दिमाग नहीं बनाते। तो कहना का मतलब है कि ये जो चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा माध्यम आज मोबाइल बन रहा है। और नौकरों के हाथ में 50-50 हजार रुपये का मोबाइल आ गया है। कैसे आ गए? ये जो ढकोसला है, मनी और बाजार का जो ढकोसला है, उसमें से वापस भारत को ले जाने बिना ग्राम उद्योग नहीं आगे आ सकते हैं। आज झंडा हमारा खादी पर आधारित नहीं है, नायलॉन का भी हो सकता है, पॉलिएस्टर का भी हो सकता है, और दूसरा उससे अधम कोई आएगी चीज तो उसका भी हो सकता है। क्यों? वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। खादी को नहीं बचा सकते हम, हमारे प्रोडक्शन को नहीं बचा सकते जब तक हम मिल को डिनाई नहीं करेंगे। खादी मीन्स कि आपको मिल को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। मिल के धागे के द्वारा जो भी कपड़ा बनेगा वो खादी भी नहीं है, भारतीय भी नहीं। गांधी ने जो खादी लाई थी वो मिल को खत्म करने के लिए लाई थी कि जो चीज आप 13,000 मजदूरों की जिंदगी बिगाड़ करके वहां तैयार करते हो, 13,000 झोपड़ी में भी वो हो सकता है, पत्नी और बच्चों के सहकार से। मास प्रोडक्शन इज नॉट प्रोडक्शन फॉर वन पर्सन प्रॉफिट। सेंचुरी मिल के मालिक के प्रॉफिट के लिए 13,000 मजदूर नहीं है। उनको प्रकृति छूट जाती है, उनके माँ बाप छूट जाते हैं, उनके पत्नी बच्चे छूट जाते हैं, उनका शुद्ध आहार छूट जाता है, उनका शाम का कथा कीर्तन छूट जाता है, सब छुड़वा करके अपने वहां लाए। तो गांव गांव में आप मास प्रोडक्शन क्यों नहीं करवाते? दैट वॉज खादी। आज कोई भी बड़े से बड़ा थिंकर खादी को इस तरह से नहीं देखता है। तो ये जो चीजें हैं दुनिया में हो रही है, बहुत बड़ा ढकोसला है। और मैं संन्यास लेने वाली थी और गांधीयन होकर के संन्यास लेने वाली थी, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स किया 6 साल तक, और उसके साथ साथ संस्कृत भी किया 6 साल तक। तब मैं समझी। और उसके बाद WR नाटुक करके एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट था अपने पास, उन्होंने मुझे बुलाया कि मुझे तुमको यहाँ रखना है काम पर। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे इंटरनेशनल ट्रेड सीखना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा बहुत षड्यंत्र इस देश पर हो रहा है और इस देश की बहुत संपत्ति चली जा रही है। तो ये 5 चीजों के तरफ अगर आप में से कोई भी चर्चा करेगा, कल करो परसों करो, तो अपना डिस्कशन इकोनॉमिक्स का पूरा होगा। अभी आज की चर्चा के बारे में ही मुझे बोलने को कहा है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगी। बाकी मुझको जो बोलना है, या अभी आपके पास समय है तो अभी बोल सकती हूँ। ये पुनर्निर्माण का विषय खोलना है ना, मतलब भारत पुनर्निर्माण का विषय तो खोलना है ना। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी खाली मजा करवाऊंगी। मैंने मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 2 बातें देखी। एक बात ऐसी देखी कि सारे भारत में कहीं भी भारतीय संस्कृति नहीं है, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज में है, यानी 60 से 70 के बीच में थी। आज मणिपुर का क्या हो रहा है, आसाम का क्या हो रहा है, हम मारवाड़ियों ने, गुजरातियों ने जाकर के वहाँ खत्म कर दिया है सब कुछ। पर कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए अभी भी आसाम कोई जाए, अगर कोई इकोनॉमिस्ट है या संस्कृति का कल्चरल कुछ करना चाहता है, तो आसाम में से अपने को भारतीय संस्कृति क्या थी उसका बहुत मिलता है। मैंने वहाँ 10 साल रह करके बहुत सेवा की है और आश्रम में रह के की है, इसलिए मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन आती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आए। भारतीय संस्कृति में 12 स्तंभ है, उसके बारे में कभी आप में से कोई जानना चाहेगा तो मैं उस पर, उतने 12 विषयों पर मैं अपने आपको संपूर्ण जानकारी दे सकती हूँ। 12 आधार ऑफ भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ऊपर एस राधाकृष्ण ने लिखा है, अरविंदो ने लिखा है, साने गुरुजी ने लिखा है, अनेक लोगों ने लिखा है। तो उन्होंने कहीं भी फिलोसॉफिकल प्लस इकोनॉमिकल प्लस आर्टिस्टिक देवों को लेकर नहीं लिखा है, जो आसाम में आज भी जिंदा है। तो कोई अगर है भारत का प्रेमी जो भारत की संस्कृति को समझना चाहता है,
उनको आसाम में बहुत मदद मिलेगी। ये एक मजा आपको मैंने बताई। दूसरी मजा ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अनेक संस्थाओं को बिल्कुल बिना कारण टूटते हुए देखा, इंक्लूडिंग गांधी का सर्वोदय और विनोबा का सर्व सेवा संघ। जब उसकी कारण मीमांसा में मैं जाती हूँ तो मुझे एक भजन याद आता है, दोरीचा सापा बेहुनी बिवा बेटी नहीं जीवा दिया। वहां डोरी पड़ी है, मैं उसको सांप समझती हूँ, मैं निर्भय नहीं हूं तो डर जाती हूँ और उसको नहीं मिलती हूँ। समान समान काम करने वाले, समान समान विचार करने वाले, समान समान त्याग करने वाले, समान समान जनता के बीच घूमने वाले लोगों के बीच शायद ये मेरा ये हड़प लेगा, शायद मेरा ये हड़प लेगा, शायद मेरी सत्ता चली जाएगी, शायद मेरी पोजीशन चली, क्योंकि वो मेरा मित्र नहीं है। केवल भय, कुछ भी नहीं उसमें, कोई दम नहीं उसमें, किसी की ताकत नहीं है कि गांधी की ताकत कोई ले लेता। और नरेंद्र मोदी उस समय भी इतना विरोध करता, तो गांधी नहीं घबराता। जिन्होंने विरोध किया, गांधी ने कहा प्राइम मिनिस्टर से उसको दे दो, मनुष्य मत खो, देश के टुकड़े मत करो। मटेरियल चीजों के अपेक्षा मनुष्य को खोना, अपनी सत्ता के लिए या अपनी संपत्ति के लिए या अपने मान के लिए, अपना कुछ भी व्हाटएवर, कोई अपना दुश्मन है ही नहीं। ये गांधी ने पहला सिखाया था। क्यों नहीं है दुश्मन? क्योंकि आपका सब कुछ कोई लूट ले तभी आपका नसीब कोई नहीं लूट सकता। भगवान ने जो लिखी राखी नंद नंदन ने मेटी सके नहीं कोई। अपन ने जो लेना है, जो पाना है, चाहे प्रेम हो चाहे वस्तु हो, भगवान ही सब रूपों द्वारा हमको देता है। और हम डर जाएंगे तो एक रूप हमसे हट जाएगा, तो फिर वो कहाँ से देगा? वो तो भगवान बन के ही आया था हमारे पास। तो कुल मिला करके जो अंदर का डर है, इसलिए विनोबा जी ने कहा कि निर्भय, निष्पक्ष और निर्वैर आपका चित्त बनाओ, तब तक आप समाज सेवा नहीं कर सकोगे, न समाज को एक कर सकोगे। नवनिर्माण की जो बात है, देश के, भारत के नवनिर्माण की, उसमें आप सबका एकोपा बहुत जरूरी है। आप सब भारत के सच्चे क्षत्रिय हो, आप सब हीरा मोती हो, आप चिंतक हो, आप एक कुंभ बना सकते हो बड़ा। सरकार को जिसके पास पूछने आने पड़ेगा, ऐसे आचार्य हो आप लोग नहीं है, क्योंकि आप एकजुट नहीं होते हो। छोटी छोटी बात में यहाँ भी कितना झगड़ रहे थे, आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं, आप हम करना चाहते हैं। वो है, हम व्यक्तिगत ईगो के लिए यहाँ खड़े रहे हो क्या? हम देश के लिए खड़े हुए हैं। 10 त्याग करने पड़े, 10 बार संन्यास लेना पड़े अपनी अपनी जॉब से, क्या क्या बिगड़ने वाला है? इफ देश का भला होने वाला है तो मेरा कहना है कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए हम सब नाकामयाब है। मैं इकोनॉमिक्स होते हुए बोलती हूँ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं पहले भी, 47 में भी और 93 में भी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो सब क्या है उसका इकोनॉमिक्स है, तो मैंने लिख के रखा है, छोटी सी एक किताब आपको दे दूंगी, आपके जाने से पहले वो किशोर से ले लेना। सामाजिक साम्य विचार वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसका नाम है, जो सत्य प्रकाश ने और उसके मित्र ने ही प्रकाशित की है। ये 2 बातें मुझे बहुत खटकती है। एक, हमारी कुछ भी नहीं कर सकते हम, इतने सारे इंटेलिजेंट लोग, इतने सारे सज्जन लोग। भारत आज भी सज्जनों का देश है, भारत आज भी आचार्यों का देश है। भारत देश में जो मॉरल्स है, जो परिवार है, जो गांव की एक ही है, कहीं भी नहीं है दुनिया में। दुनिया तरसती है। एवरीबडी इज अलोन इन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इन इंडिया। संबंधों की परवरिश हमने जितनी की है, इतनी किसी ने नहीं की है। वहाँ माँ बाप बच्चों को तो छोड़ देते हैं। एक 17 साल की बहन मेरे पास आई थी इंग्लैंड से, तो उसने कहा कि इंग्लैंड में हर व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद 2 साल डिप्रेशन में जाती है। माँ बाप उसको गाइड नहीं करते, अपना कमा लो, खा लो, किसी के भी साथ शादी कर लो। तो बेचारे बच्चे जिन्होंने जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, खाली पढ़ा 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 पढ़ा। बर्ट्रांड रसेल ने कहा कि दिमाग हमारा, राइट हैंड दिमाग खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड दिमाग रह गया।
बहुत बड़ी रिसर्च है दुनिया की कि राइट हैंड दिमाग में सारे आदर्श और मॉरल्स रहते हैं और लेफ्ट हैंड दिमाग में दुष्टताएं रहती है और वही रहते हैं। तो आज का एजुकेशन जो है दुनिया भर में फैला हुआ, वो राइट ब्रेन को जरा भी मार्गदर्शन नहीं देता है, धैर्य नाम की कैपेसिटी को जरा भी डेवलप नहीं करता है। वो केवल लेफ्ट ब्रेन को मैं हूँ, और मेरे को किसी ने कहा ना यहाँ स्वार्थ का डेफिनेशन क्या है, मैं हूँ और मैं हूँ, आपका सब भी मेरा है और मेरा सब भी मेरा है, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया। तो इसलिए इस बात पर आप सोचिए कि बाजार मुक्ति और पैसा मुक्ति करके श्रम के आधार पर और प्रेम के आधार पर हम गांव, घर और ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशनल्स जितने भी है, गांधी जी ने कहा है वो लुटेरू है। मैनेजमेंट के जितने एक्सपर्ट्स है, मुझे दिल्ली के कॉलेज ने कहा, नोएडा की एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने, कि पूरी विदेशी किताबें हैं मैनेजमेंट के बारे में, इंडियन किताब एक भी नहीं, और वो केवल सेल्समैनशिप सिखाते। मैनेजमेंट मानी पब्लिक को लूटो। एक उदाहरण देती हूँ, हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी समझो चाचा कोई बाजार जाते हैं और आम लेना चाहते हैं, तो 35 रुपये का 100 आम मिलेगा, ऐसा हाथ पर रुमाल रख करके कॉन्ट्रैक्ट होता था। जब घर में आम आते थे तो हम कहते थे 135 आते थे, अरे 100 देना था, हम वापिस जाते हैं ऑनेस्ट नागरिक के नाते कि भाई तुमने 35 ज्यादा वाला करंडा हमको दे दिया। कहते नहीं दीदी 35 फटेगा, बिगड़ेगा, आपको 100 ओरिजिनल खाने मिलना चाहिए, इतना का पैसा मैंने लिया। दिस वॉज इंडियन मेंटालिटी। हमारे घर में दूध देने वाला आता था, हम बम्बई में रहते थे तो गाय बाएँ हमारी अंकलेश्वर में थी, तो दूध देने वाला आता था, हम तीनों बेटियां ऐसा लेके खड़ी रह जाती थी कि वो कच्चा दूध बिना गर्म किया है बहुत मीठा मीठा अच्छा लगता है, धारोष्ण, तो वो हमको देता था, ऊपर से माँ को धार भी देता था। तो हम रिवोल्ट करते थे कि भाई हम पैसा ले लो अगर हमको दिया उसका, हमको तो बिना गर्म किया खाना, इसलिए नहीं दीदी मैंने ज़्यादा नहीं दिया आपको, जब आप गर्म करोगे तब दूध कम होने वाला है, आपको 1 लीटर पूरा, 1 शेर कहते थे उस जमाने में, उतना पीने मिलना चाहिए बच्चों। अबे आसाम में क्या देखे, आपको मजा दिखाती हूँ। मेरा आश्रम था, वहाँ खूब केले के झाड़ थे, पेड़ थे, और खूब गौशाला थी अच्छी वाली, आधा लीटर ही दूध देती है, वहाँ की गाय बकरी की जैसी होती है, पर वो थी वहाँ पर। तो एक दिन सुबह हुई तो हमारे लिए दूध नहीं, तो मैंने हमारी बड़ी बहन को पूछा कि भाई दूध क्यों नहीं, तो कहते कि कल आकर के कोई व्यक्ति ने हमारा बछड़ा अलग बांध दिया था, इसका मतलब है कि आज उसके घर में मेहमान आने वाले हैं, उसको दूध चाहिए, तो मालिक दूध नहीं लेगा। हर गांव का हर घर में ये कर सकते। और केले की लूम पकने आई है और आपके घर में आपका जवाई साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला है, ओहम जाति का, तो आप मेरी केले के पेड़ पर लाल डोरी बांध के जा सकते हैं कि गिर जाएगा तो ये मालिक नहीं खाएगा, ये केला मेरे जवाई के लिए मुझे चाहिए। हमने 1200 लोगों का इंटरनेशनल साउथ ईस्ट एशिया का सम्मेलन लिया वहाँ पर, हमने तैयारियां खूब की थी, पेंडोल बड़ा बांधा, माइक लाइट सब, वहाँ के कलेक्टर वगैरह सब बहुत मदद में आते थे। बहुत समय पहले की बात है, 64 या 6 में। तो हमको लगा भी सम्मेलन कैसे होगा, कोई आता ही नहीं मेहमान। और जिस दिन सम्मेलन का दिन था 1200 से ज़्यादा लोग हमारे हॉल में आ गए पेंडोल में, तो हम तो घबरा गए। सम्मेलन होने दिया 3 दिन, फिर पूछा गांव में जा जा करके भाई ये क्या नाटक हुआ। कहते हैं होम जाति के लोग आने वाले थे ना, तो हमने हर घर में 1 महीने से पोहा, मुरमुरा ये सब तैयार करके रखा था कि हम आश्रम में नहीं, उन लोगों आश्रम कहाँ से खर्चा करेगा, हम गांव वाले करेंगे। इसको संस्कृति बोलते हैं, इसको मानवता बोलते हैं, इसको निर्भयता, निर्वैरता और निर्दोषता बोलते हैं। तो हम इन दिव्य चरणों की तरफ, जो महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी के बारे में बहुत बात मैं कह सकती हूँ, बुद्ध के बारे में भी कह सकती हूँ, पर समय नहीं है और वो सब आपको पता भी है। यद्यपि मैं आज याद दिलाऊं तो शायद थोड़ा मज़ा ज़्यादा आए, पर ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो ब्रह्म विहार के शब्द बुद्ध भगवान ने दिए हैं, आप सबको पता है कि बुद्ध भगवान को जब साक्षात्कार हो गया एक रात में,
तब वो समाधि में आनंद में रह गए। वो कहे कि अब ये मेरा विचार इतना सूक्ष्म है, इतनी बड़ी तपस्या से मुझे निकला है कि मैं दुनिया में किसी को ये सिखा नहीं सकता, ना कोई सीख सकता है। तो वहां इंद्रदेव हाजिर हुए, हाजिर हुए और कहा कि तुमने घर छोड़ते पहले कहा था कि तुमको ज्ञान मिलेगा तो दुनिया के दुखों को दूर करोगे। अब समाधि आनंद में डूबना है, वी डोंट परमिट यू, तुमको ब्रह्म विहार करना पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान ने कहा ब्रह्म विहार यानी क्या? तो क्या तुम्हारे समान जो मिले उसके साथ मैत्री करना, तुमसे ज्यादा जो अक्कल वाले साबुत मन के सावधान लोग मिले उनके प्रति मान करना, गुण विकास करना उनका। तुमसे गलत मिले और तुम्हारा अपमान करे उनकी उपेक्षा करना। और जो धर्म का मार्ग छोड़ करके ढूंढ रहे हैं नया धर्म मार्ग, उनको तुम ज्ञान देना। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सिखाऊं तो कोई सीख सके, बहुत सूक्ष्म है ये साक्षात्कार की भूमिका और बहुत तपस्या मांगती है। तब इंद्र ने कहा कि कई लोग हैं जो तुम्हारी तरह बिना गुरु के ज्ञान पा लेंगे, कई लोग ऐसे हैं कि जो ज्ञान पाना ही नहीं चाहते, पर देयर आर अ फ्यू कि जो ढूंढ रहे हैं पर उनको मार्ग नहीं मिलता और इसलिए वो फट जाते हैं सही मार्ग से, उनको तुम सिखा सकते हो। इतनी छोटी हिदायत के ऊपर आज बौद्ध धर्म 1/3 वर्ल्ड में पहुंच गया है। तो कहने का मतलब है कि हमारी तरफ से जो परदेश में भी धर्म गए, वो विवेकानंद ने कहा है कि वो तलवार से नहीं गए, वो पैसों लेके नहीं गए, वो जबरदस्ती से नहीं गए, वो झूठ से नहीं गए, पहले ज्ञान लेके गए और वापस आए तो आशीर्वाद देके आए इस देश को कि तुम स्वतंत्र हो, हम तुमको नहीं छोड़ना चाहते। इनिशियली नॉलेज एंड आफ्टरवर्ड्स स्वतंत्रता, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, ऐसा विवेकानंद ने कहा है। तो विवेकानंद ने कहा है ये भी, युग के युग बीत गए, दुनिया का एजुकेशन रसातल में गया, पर हिंदुस्तान का एजुकेशन रसातल में नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के ऋषियों ने शुरू से एजुकेशन के उद्देश्य के रूप में फलत्याग, निष्काम कर्मयोग और माँ गृदह कस्यस्वित धनम, ये 2 सीख दे के रखी है। अगर ये 2 चीज हम पकड़ के रखते हैं तो हमारा एजुकेशन कभी भी दुनिया के एजुकेशन से अच्छा रहेगा, शंकराचार्य का रहेगा, अद्वैत का रहेगा। और हम मूर्ख लोग, हम जो बार बार लड़ते हैं, बार बार एक दूसरे को अलग करते हैं अपने जीवन से, वो हम सब अगर एक दूसरे को अपने जीवन में शामिल कर ले तो शायद हिंदुस्तान का भला होगा। अगर हम भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं आपके इस संघ के द्वारा, तो आप में से एक भी व्यक्ति रूठ करके इसको छोड़ के नहीं जाएगी और एक भी व्यक्ति नहीं कहेगी कि हमको बुलाया है पर हम नहीं जाएंगे। धन्यवाद।